So, in the previous lecture, we have completed the introduction of human resource management, and today we'll be starting with the chapter number 2, which is human resource planning. So, human resource planning का मतलब है कि जो भी हमने एम्प्लॉयज रखने हैं, जो भी हमने एम्प्लॉयज की सारी चीजें एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, उसकी प्लानिंग करना, यानी कि एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज मैनेजमेंट की प्लानिंग करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज की फ्यूचर थिंकिंग, राइट? ऑल अबाउट द फ्यूचर. सो स्टार्ट करते हैं. पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसको हम इंट्रोडक्शन या मीनिंग भी बोल सकते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है मेक श्योर राइट नंबर ऑफ पीपल विद राइट स्किल्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब. अब हर चीजें अगर फ्यूचर में सही होंगी तो ही हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर पाएगी. ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो कंपनी है दैट विल ग्रो, यानी कि सही लोग सही समय पर सही स्किल के साथ सही काम के लिए जब हम हायर करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो बेसिकली प्लानिंग इन एडवांस हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर नीडेड एंड हाउ टू गेट देम, यानी कि हमें पहले से ही एडवांस में प्लानिंग करके रखना है कि कितने पर्सन हमें चाहिए एंड कैसे हमें उनको ढूंढना है. सो दैट इज प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर के लिए हमें डिसाइड करना है. अब जहां जहां पे भी प्लानिंग आएगा, मेन है ही हमारा चैप्टर प्लानिंग के बारे में, तो हर जगह पे फ्यूचर की बात की जाएगी, राइट? सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिंग, यानी कि एम्प्लॉयज के बारे में सही से चीजें डिसाइड करके चलना. फीचर्स ऑफ एचआर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि एम्प्लॉयज की प्लानिंग के फीचर्स क्या होने चाहिए. फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग है तो हमें इतना फोकस करना चाहिए कि कितनी हमें मैन पावर की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो हमने एचआरएम में इंट्रोडक्शन में सारे पढ़े थे ना, ये सेम वही है सारे फीचर्स. ओके, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं है, राइट? हम हर चीज में प्लान करते हैं. हमने आगे क्या खाना है, हमने कल सुबह क्या खाना है, हमने ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, हम उसमें प्लान करते हैं. हमने अब इसके बाद क्या काम करना है, हम वो प्लान करेंगे. अब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद क्या करूंगी, मुझे वो प्लान करना है. हर टाइम हमारी लाइफ में भी प्लानिंग्स चलती रहती हैं. ऐसे ही हमारी कंपनी में भी हर चीजों में प्लानिंग होती है, हर चीजों में हम पहले ही डिसाइड करके रखते हैं. ऐसे ही हमें जो हमारे एम्प्लॉयज की रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी हमें हर टाइम प्लान ही करनी पड़ती है. तो ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं, सिर्फ एक टाइम का चीज नहीं है प्लान करना. सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप होने वाली चीजें हैं. गोल ओरिएंटेड, यानी कि कंपनी के गोल्स को सपोर्ट करता है. राइट नंबर एंड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको सही अगर सपोज हमें कंपनी में हमारे 5 ही एम्प्लॉयज की अभी जरूरत है इस महीने के लिए, तो अगर हम 10 एम्प्लॉयज रख लेंगे, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी जाएगी, उनका सारी रिक्वायरमेंट्स भी हमें देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है. तो सही लोग सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए एंड राइट टाइप के चाहिए. अब हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय, ठीक है, पर जिस एम्प्लॉय को हम रख रहे हैं उसको तो सेल्स में उसको सेल्स करने अच्छे से आती है, तो क्या वो मेरा जो एम्प्लॉय है वो प्रोडक्शन सही से कर पाएगा? क्या पता वो कोई डिफेक्ट डाल दे हमारी चीजों में प्रोडक्शन करने में. तो हमें कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी, हमें प्लान करके चलना सब चीजें. डाटा एंड एनालिसिस के बेसिस पे हमारी सारी प्लानिंग होगी कि हमें कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरीके के चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए. सो डिसीजंस उनके बेसिस पे बने जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉयज, नो वेस्टेज ऑफ मैन पावर. अब सपोज 5 बंदों की हमें जरूरत थी, उसमें से 3 तो काम कर रहे हैं, बट जो 2 हैं वो ऐसे ही बेले बैठे, वो काम नहीं कर रहे, तो हम उनको फ्री के पैसे दे रहे हैं, फ्री मनी, तो हम उनको फ्री के पैसे दे रहे हैं, ऐसे तो हमारा लॉस हो रहा है. तो हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनसे काम निकलवाना आना चाहिए. दीज आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआर प्लानिंग. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं. पहला, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हर कंपनी की जरूरत अलग होती है. अब मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है उसमें जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयज की, ठीक है. अब हमारे एम्प्लॉयज को प्रोडक्शन नहीं आती, उनको सर्विस देना आता है, ठीक है.
अब उनको सर्विस देना ज्यादा आता है, उनको प्रोडक्शन नहीं आती। तो टाइप ऑफ कंपनी भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी का नेचर क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो सर्विस कंपनी है, क्या हम जो एम्प्लॉयज रखेंगे वो हम किस हिसाब से रखेंगे। तो कंपनी के गोल्स कि कंपनी के जो गोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। लाइफ साइकिल, अगर नई कंपनी है तो हमें ज्यादा स्टाफ चाहिए, ग्रोइंग कंपनी है तो हमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए। अब नई कंपनी में है, अब जब हम नई नई कंपनी खोलते हैं तो हम बहुत सारे काम होते हैं, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम सारा काम कई बार ही नहीं कर सकते, हमें जो है वो स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम नहीं कर सकते। हमारी कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी होगी, सॉरी, जब हम काम नहीं कर पाएंगे सारा, तो हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमें इनिशियली सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तो हम हर सब चीजें अकेले नहीं कर सकते, तो हमें ज्यादा स्टाफ चाहिए। फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, हम काम करना शुरू करेंगे, तो हमें ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, चाहे हमें 5 ही मिल जाए। इनिशियली हमने कितने रख लिए, हमने 15 एम्प्लॉयज रख लिए, हमें चाहे जरूरत 5 की ही थी, बट हमने रख ली सो दैट हमारा काम बन जाए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई, हमें एम्प्लॉयज 5 ही चाहिए, बट वो एकदम स्किल्ड चाहिए, उनको काम आना चाहिए, ठीक है। फिर जब और ज्यादा मेच्योर हो जाएगी कंपनी, तब हम इनको भी रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे विद मोर स्किल्ड, यानी कि और जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे उनके साथ, ताकि हमारी कंपनी ग्रो करे। एंड जब डिक्लाइनिंग कंपनी होगी, यानी कि कंपनी में काम कम कई बार हो जाता है, जरूरी नहीं कि अब हर टाइम काम हमारा बढ़ता ही जाए, कई बार काम कम भी हो जाता है, तब हम इन 5 एम्प्लॉयज के भी हम 3 एम्प्लॉयज रहने देंगे, 2 को निकाल देंगे, राइट। तो ऐसे भी हमारी साइकिल के अकॉर्डिंग भी हमारी जो है वो एम्प्लॉयज की प्लानिंग होती है। अनसर्टेनिटीज, कई बार मार्केट्स में चेंज आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कंपटीशन हो गया, तो उसमें जो है वो प्लानिंग जो है उसमें चेंज हो जाती है। टाइम पीरियड ऑफ द प्लान, कई बार हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमें एक्यूरेसी पे इफेक्ट करता है। अब सपोज हमें हमारा पीक सीजन चल रहा था, ठीक है, हम बताते हैं दिवाली के पटाखे, ठीक है। अब उस बिजनेस में हमारा पीक सीजन चल रहा था, तो हमने अक्टूबर नवंबर में ना खूब सारे पटाखे बनाए, तो हमें एम्प्लॉयज जो है एम्प्लॉयज की और ज्यादा जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, हमने हायरिंग और ज्यादा कर ली। ये था हमारा शॉर्ट टर्म का प्लान। अब लॉन्ग टर्म में हमें कम एम्प्लॉयज चाहिए, तो हम कम रख लेंगे। टाइप्स ऑफ क्वालिटी एंड डाटा अवेलेबल, अगर हमारे पास डाटा अच्छा है एम्प्लॉयज का, कि हमारी जो है हमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, नंबर, एज, जेंडर, हमें कई बार सिर्फ फीमेल्स एम्प्लॉयज की जरूरत भी पड़ सकती है, कई बार सिर्फ मेल की भी जरूरत पड़ सकती है, कई बार हमें ज्यादा एज्ड पर्सन नहीं हम काम कर सकते। तो हमारी जो अगर डाटा हमारे पास सही होगा, तो हम अच्छी तरीके से प्लानिंग करके एम्प्लॉयज रख पाएंगे। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं सही होगा, हमें पता ही नहीं कि हमें किस काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए, हमें काम पता है बट कैसे एम्प्लॉय चाहिए हमें वही नहीं पता, तो हम डिसीजन गलत ले पाएंगे। लेबर मार्केट, अगर स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि इजिली अवेलेबल है, तो प्लानिंग एकदम सिंपल हो जाती है। अगर मेरे को पता है कि मैं ये काम खोल रही हूँ एंड मेरे को लोग आसपास मिल जाएंगे, अब सपोज मैं कारपेंटरी का काम ढूंढ रही हूँ, ठीक है, और मेरे को 2-3 कारीगरों के जो है वो पता है कि मेरे पास हाँ पड़े हैं, तो मेरे लिए प्लानिंग इजी हो जाएगी। और अगर मेरे को नहीं पता कि कैसे कौन लोग मेरा काम कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली प्लानिंग नहीं ठीक होगी। नेचर ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड, अब कई जो जॉब्स होती है वो एकदम सिंपल होती है, यानी कि इजी टू डू होती है। फॉर एग्जाम्पल टाइप राइटर की जॉब हम देखते होंगे, है ना, या हम देखते हैं जो हमारे लाइक जो सपोज कॉल सेंटर्स में जब हम देखते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट है, ये ना कोई कंप्लेंट है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमें कॉल करके हमें उनको बताना है कि उनकी, यानी कि हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारी कंपनी से मशीन ली और उनकी मशीन खराब होगी, तो मैं उनकी कॉल रिसीव करूंगी, हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दैट वर्क इज वेरी सिंपल, सिर्फ कॉल देके प्रॉब्लम से सुनिए, उसमें प्लानिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब्स हो जाती है, उनके लिए हमें और ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आउटसोर्सिंग, यानी कि कुछ जो टास्क होते हैं कैन बी गिवन टू द आउटसाइड एजेंसीज, वो आउटसाइड एजेंसीज को दे सकते हैं हम विद इफेक्ट्स ऑफ मैन पावर नीड, यानी कि कुछ जो टास्क होते हैं कैन बी गिवन टू, ओके। अब क्या है कि सपोज मेरा एक काम है, ठीक है, वो मैं काम किसी बाहरले बंदे से भी करवा सकती हूँ, उसके लिए ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक काम आया
उनसे मैं ले रही हूँ 20,000 रुपीज, ठीक है। अब यही काम मैं बाहर वाले बंदे से 5,000 में करवा सकती हूँ। तो मैं एक नया एम्प्लॉय रख के उसको 10,000 पे सैलरी देके मैं वो काम क्यों करवाऊंगी, या 12,000 पे सैलरी देके वो मैं काम क्यों करवाऊंगी। मैं बाहर से करा लूंगी, आउटसोर्सिंग करा लूंगी, तो मेरे को एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ऐसे भी हम जो है अपने एम्प्लॉयज को देख सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिकली फैक्टर्स इफेक्टिंग एचआर प्लानिंग, यानी कि एम्प्लॉयज को जब हम रखते हैं तो उसकी प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। नीड ऑफ एचआर प्लानिंग, अब इसकी नीड क्या है। फ्यूचर पर्सनल नीड्स। हम अब जब हम प्लान करके रखते हैं, अब कोई भी चीज हमने प्लान करके रखी है तो ऑब्वियसली वो हमें ना हेल्प ही करेगी, कभी भी हमारी प्लानिंग ना नुकसानदायक नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान किया, अब मैं अपना बिजनेस खोलने का सोच रही हूँ, मैंने प्लान किया क्या मेरे को एक बंदा प्रोडक्शन के लिए चाहिए, 2 बंदे सेल्स के लिए चाहिए, और 3-4 बंदे जो हैं वो मुझे यानी कि बेसिकली सर्विस के लिए चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प आउट करते, ठीक है। तो मेरे को इतने बंदे चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को 5 बंदे चाहिए इन टोटल, ठीक है। तो क्या इसमें मेरा नुकसान हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे इतना पता चल रहा है कि मेरे को 5 एम्प्लॉयज चाहिए, अगर मैं 15,000 भी सैलरी पांचों को दूं तो मेरा XYZ टोटल बन के आता है, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए फायदा ही है ना, ये मेरे लिए नुकसान तो है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा XYZ टोटल बन के आता है, यानी कि मेरे का इतना खर्चा अभी है एम्प्लॉयज का, तो इसमें मेरा कुछ नुकसान तो हुआ नहीं। हमें पता चल गया कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, हमें पता चल गया कितने एम्प्लॉयज हैं, हमें पता चल गया कि हमें कितने पैसों की जरूरत है इनिशियली। सो इज दिस एनी थिंग हार्मफुल कि हमने प्लान किया? नहीं, हम कुछ हार्मफुल नहीं है। तो प्लान करना हमेशा हेल्प ही करेगा। तो ये हमें बताएगा कि हमें इन फ्यूचर कितनी लोगों की जरूरत है। कोप अप विद द चेंज, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कस्टमर की नीड्स चेंज होगी, कंपटीशन चेंज हो गया, तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमें हेल्प आउट कर देगा कि हमें कितने एम्प्लॉयज को चेंज करना है। क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज। अब जो मेरे पास जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैं इतने अच्छे एम्प्लॉयज हायर करूं कि मेरी कंपनी ग्रो हो, एंड उन एम्प्लॉयज को मैं हमेशा के लिए अपनी कंपनी में ही रखूं, सो दैट मेरी कंपनी, अब क्योंकि मैं जब न्यू एम्प्लॉयज रखूंगी तो मेरे को फिर से सारी चीजें उनको समझानी पड़ेगी, उनको एक कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं वो मेरे को ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। एंटिसिपेटिंग कॉस्ट ऑफ एचआर, यानी कि एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में हमें सैलरी के बारे में भी देखना है, ट्रेनिंग भी देखनी है, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज भी देखने हैं। तो जो HRP है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो हमें कॉस्ट हेल्प आउट करने में मैनेज करता है। सेम एज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे को पता है कि मेरे अगर 5 एम्प्लॉयज रखूंगी मैं, 15,000 पे मेरे को उनको सैलरी देनी है, तो मेरे को पता लग गया कि मेरी इतनी कॉस्ट आएगी काम शुरू करने में। दैट मेक्स इट इजियर फॉर मी। डेमोग्राफिक चेंजेस, एजिंग वर्कफोर्स, जेंडर रेशियो, एजुकेशन लेवल ऑल इफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स। अब कोई जो एम्प्लॉय जो है वो मेरे पास अगर 30 की एज में भी रखा होगा, ठीक है, वो मेरे कंपनी में 10 साल काम करने के बाद 40 का हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में और 30 में बहुत ज्यादा फर्क है। 30 में वो एक मैन है जो कि मेरा काम इजीली कर पा रहा है, इसमें वो उसकी एज बढ़ रही है तो शायद उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स और आ जाए। जेंडर रेशियो, कई बार फीमेल मेल का भी रेशियो कई बार हमें इफेक्ट करता है क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट मेल की है वो ज्यादा है। एजुकेशन लेवल, हमें लाइक ग्रेजुएटेड जो है हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमारे पास +2 के एम्प्लॉयज नहीं, +2 पास एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए, तो वो भी मेरी जो है प्लानिंग को इफेक्ट करता है। मेरे को ये सारी चीजें सोच के चलनी पड़ेंगी, देन ही मैं प्लानिंग कर पाऊंगी। तो ये सारी चीजें मेरे को हेल्प आउट ही करेंगी किसी ना किसी तरीके से। सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि नए लीडर्स बनाना एंड ओल्ड वंस को रिप्लेस कर देना। अब जो हमारे पास पुराने एम्प्लॉयज रखे होंगे वो एक टाइम पे आके उनकी प्रमोशन होगी एंड वो ऊंची पोजीशन पे चल जाएंगे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे, तो मेरे को उनकी जगह पे नए एम्प्लॉयज भी चाहिए रिप्लेस करने के लिए, तो उसकी भी मैं प्लानिंग करूंगी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स एंड प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि लेबर लॉज, यूनियन, गवर्नमेंट रूल्स, ये सारी चीजें भी हमें प्लान करके चलनी पड़ती हैं। ये सारी चीजों में हमें हेल्प होती है अगर हम प्लान करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर हम प्लान करेंगे तो हमें पता है कि हमने राइट पीपल चाहिए, राइट पीपल विद राइट स्किल एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब।
तो इससे क्या होगा, मेरी काम करने की जो हमारी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से काम करेगी। सो ये थी नीड। आगे आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग, यानी कि इसकी क्या ज़रूरत है। अगेन सेम इम्पोर्टेंस एंड नीड इज द सेम थिंग। हम सेम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या हम न्यू पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो हम उनको जो है अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे उनकी स्किल्स को। अगर हम प्लान करके चलेंगे तो हमारे पास शॉर्टेज नहीं होगी या हमारे पास ना एम्प्लॉयज़ कभी कम पड़ेंगे ना ज़्यादा पड़ेंगे। अनसर्टेनिटीज़ हमारी मिनिमाइज हो सकती हैं, जो हमने चेंजिंग ट्रेंड्स वाली बात पढ़ी। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमारे पास अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी टक्कर दे पाएंगे। फ्यूचर फोरकास्टिंग, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग देनी है, किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है, वो सारी चीज़ें भी हमें प्लान करके चलनी पड़ती हैं। अब इससे हमारा जो है वो रिस्क कम हो जाता है। अब सपोज कोई रिस्क आना था, ठीक है। अब हमारा एक एम्प्लॉय है, उसको हर ट्रेंड का कपड़ा बनाना आता है, ठीक है। ट्रेंडिंग क्लोथ्स, ठीक है। उसको हर ट्रेंड का कपड़ा बनाना आता है। तो क्या होगा कि इससे अगर ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा तो हमारी जो है वो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा कि हमारी कंपनी का काम कम हो जाएगा, हमारी बिजनेस का काम कम हो जाएगा। अलाइंस मैन पावर विद द गोल्स, यानी कि जो हमारी मैन पावर है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ रखने हैं। तो इसलिए हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हम सेम इंपॉर्टेंस एंड नीड में सेम टू सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके आपके 8 पॉइंट्स हो गए, इसके आपके 7 पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट आपके 15 पॉइंट्स हो गए जो कि आप नीड्स एंड इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए दोनों को मिक्स एंड मैच करके लिख देना। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। अब प्रोसेस में 9 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, राइट। स्टेप वन आ जाता है एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड गोल्स, यानी कि प्लान्स एंड गोल्स को एनालाइज करना, यानी कि हमारी कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है वो हमें पहले से ही देख के चलना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, प्लान्स को देखना पड़ेगा, हमारे क्या कंपनी के गोल्स हैं बेसिकली हमें वो डिसाइड करना है। फिर हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयज। एक होता है पर्सनल का मतलब होता है खुद का, पर्सोनल जिसमें डबल एन आता है दैट इज पर्सोनल, तो वो हो जाता है एम्प्लॉयज, ठीक है। कितनी कैसी क्वालिटी के, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज एकदम स्किल्ड होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ये क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज। क्वांटिटी 5 एम्प्लॉयज चाहिए, 1 इस डिपार्टमेंट में, 2 इस डिपार्टमेंट में, 2 इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हमें चेक करनी है। एनालाइज मैन पावर इन्वेंट्री, यानी कि हम रूल्स, क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस देखेंगे उनकी। जब हम कोई भी काम लेने जाते हैं तो हमारी वो क्वालिफिकेशन पूछते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने एनालाइज करना है। फिर हमने उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, हमने उनको कोई टास्क देना है एंड फिर हमें देखना है कि कौन बेटर टास्क कर रहा है, ठीक है। फोरकास्ट एचआर डिमांड, यानी कि फ्यूचर नीड्स क्या हो सकते हैं। अब सपोज हम कोई भी उनको टास्क दे दें कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड चेंज होने के कारण आप उसमें क्या क्या हेल्प आउट करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को वो करने के लिए कह दें। तो ऐसे हम जो है हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर सप्लाई, एचआर सप्लाई, यानी कि अवेलेबल लोगों को हम चेक करेंगे, यानी कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, कितने लोगों की हमारी जरूरत है। ओके, इसमें फ्यूचर नीड्स का मतलब है एम्प्लॉयज हमें फ्यूचर में कितने चाहिए होंगे, ठीक है। नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन द गैप, यानी कि हमें 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमारे पास 3 है नीडेड, हमारे पास 3 वी हैव, 2 वी नीड, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे, यानी कि एक्चुअल में अब फ्यूचर नीड्स हमने देखनी है। फ्यूचर नीड्स हमारी 5 है, अवेलेबल हमारे पास 3 है और चाहिए हमें कितने, 2। ऐसे ही हमने सारी चीजें चेक करनी है। फिर हमने एक्शन प्लान, यानी कि एम्प्लॉयज को बुलाना है, उनको सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको आगे फिर प्रमोट करना है, और अगर जब नहीं चाहिए तो हमने उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम ये सारे जो हम प्लान बनाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर लास्ट में इवेल्युएशन एंड फीडबैक देना। तो ऐसे हमारी होती है सारी प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग, यानी कि जब हम प्लान करते हैं तो हम ये सारी चीजें करते हैं।